हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास टेंथ का, ठीक है, क्लास टेंथ का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 का ओरिजिनल पेपर, यानी कि जो 2018 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो इसे हम बोल सकते हैं यानी कि PYQ ओरिजिनल पेपर 2018। ये जो प्रश्न है वो बहुत ही VVI प्रश्न है सब्जेक्टिव के लिए। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीका से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या बोल रखा है कि पहला, हाँ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है 2H2O प्लस O2 2H2O में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम नीचे प्रश्न के सहित उत्तर दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है, ठीक है। फोकस दूरी हम क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। तो हम क्या जानते हैं, हाँ, फोकस वक्रता त्रिज्या, अच्छा लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या जानते हैं, इसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या जितना दिया है उसको आधा कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न 2, 2H2O प्लस O2 बनेगा क्या, 2H2O में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। संतुलित किया गया है, ठीक है। ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसे हम किसे कहते हैं, दो, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है, यानी कि कॉन्वेल लेंस। आगे देखेंगे क्या है, 4 नंबर प्रश्न, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो संतरा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हम क्या जानते हैं, जो संतरा में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल दोनों एक ही है, इसलिए घबराना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। आगे देखेंगे क्या है, 5 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर द्वारा, ठीक है। अमीटर या फिर एमीटर। विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, एक अधातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में रहती है, यानी कि एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन, ठीक है। और बोल दिया धातु, बोल दिया तो पारा। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि एक ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मशीन का नाम बताना है जो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। आगे देखेंगे हम क्या है, 8 नंबर प्रश्न की अभिक्रियाशील समूह COOH का नाम बताइए। तो अभिक्रियाशील धातु COOH का नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। आगे देखेंगे क्या है, सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन धातु का उपयोग होता है। आगे देखेंगे क्या है, 10 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों का क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वा स्तंभों को क्या कहते हैं, इसे हम समूह कहते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप्स।
आगे देखेंगे हम क्या है 11 नंबर प्रश्न। उत्तल लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को स्पष्ट किरण आरेख बनाइए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि हाँ, इस स्थिति में आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो लेंस की उसी ओर बनता है। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जो लेंस की उसी ओर बनता है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो जान लीजिए क्या है। क्योंकि उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है जो जलने में बाधा डालती है। ठीक है, यानी कि जलने में घिस घिस के थोड़ा जलता है, इसलिए मैग्नीशियम फीता को जलने से पहले हम उसे थोड़ा सा रगड़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में यानी कि मायोपिया दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। ठीक है, निकट यानी कि जैसे कि निकट बोल दिया यानी कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, और दूर बोल दिया मतलब कि सामने की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, निकट निकट को उपचार के लिए आप लोगों के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, अवतल अवतल लेंस का। ठीक है, और दूर को दूर करने के लिए उत्तल। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं जितना अक्षर का नाम उसे एक अधिक उपचार। तीन अक्षर का है ना, निकट, तीन अक्षर अ व त ल अवतल, ये चार अक्षर हो गया। दूर है दूर, ये हो जाएगा उ त ल, यहाँ दो अक्षर का, यहाँ तीन अक्षर का, यहाँ तीन अक्षर का, तो यहाँ चार अक्षर का। आगे देखें क्या है आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत का कथन एवं दो उपयोग लिखें। ये जो चैप्टर था वह हटा दिया गया है इस बार, तो इसलिए इसको तो पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन गलती से पूछ दिया जाए तो इसलिए आप लोग इसे हल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए हल करते हैं। क्या बोल रखा है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। उपयोग कौन सी इसके दो उपयोग है। पहला उपयोग तत्व का सही वर्गीकरण होता है, ये तो सही बात है, जो तत्व होगा उसका तो वर्गीकरण होगा। उसके आगे क्या हो जाएगा आपका नए गुण, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी होगी। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य। तो इसका डायरेक्टली संबंध हो जाएगा सूर्य का परिकिरण के कारण। ठीक है, अच्छा वायुमंडलीय परिवर्तन के परिकिरण के कारण। ठीक है, जिससे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। आगे देखेंगे क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर के दो प्रयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर के दो प्रमुख उपयोग क्या क्या हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा कपड़े को सफेद करने में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आप गांव देहात में होंगे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिएगा, उसके बाद आप उसे कोई कपड़ा या फिर किसी व्यक्ति में छिड़क दीजिएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के कपड़े में, तो वह जो कपड़ा हो जाएगा वो पूरा पूरा सफेद हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्टली इसका उपयोग दिख रहा है। आगे देखेंगे क्या है दूसरा जल को कीटाणु रोधी रोही राहित करने में। ठीक है, जल को कीटाणु रहित करने में यानी कि कीटाणु से दूर करने में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 17 नंबर प्रश्न घरेलू विद्युत संयोजन में तार समांतर क्यों जोड़े जाते हैं। तो घरेलू विद्युत संयोजन में तार समांतरकरण क्यों जोड़े जाते हैं। इसका डायरेक्टली संबंध क्या हो जाएगा ताकि सभी उपकरण को समान वोल्टेज मिले। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज होगा सभी उपकरणों को समान मिलेगा वोल्टेज। ठीक है, आप यदि श्रेणी क्रम इसे जोड़ देते हैं यानी कि पैरेलल के संबंध से नहीं जोड़ते हैं, समांतर क्रम से नहीं जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम से जोड़ देते हैं तो वह बट जाता है। मान के लिए कि 220 वोल्टेज जा रहा है एक बोल में। ठीक है, अब जब हम
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान के लिए 2 उपकरण है, तो इसका 2 भाग बट जाएगा, ठीक है, यानी कि 110 और 110 पहुंचेगा। लेकिन हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो हमारे घरेलू परिपथ में होते हैं, उसमें से दोनों के, ठीक है, दोनों के 220 वोल्ट पहुंचते हैं, क्योंकि ये इससे निकलता है, ठीक है। उसके बाद यही जो है, इससे ना निकल कर ये निकलता है इस इधर इधर से, ठीक है। इस प्रकार से यह समान वोल्टेज दे देता है। आगे देखें क्या 18 नंबर प्रश्न, धातु विद्युत का सुचालक क्यों होती है? जो धातु होती है विद्युत का सुचालक क्यों होती है? ये हो जाएगा आपका, इनमें से उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, इसलिए विद्युत का सुचालक होते हैं। आगे देखेंगे क्या है 19 नंबर प्रश्न, 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाले यानी कि हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एक दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उत्तर दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू दिया हुआ है 20, तो दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए, मतलब कि किस जगह उसका होगा और कैसा होगा। तो हम लोग इसे हल नहीं किए हैं, डायरेक्ट इसका आंसर बता दिए हैं। क्या हो जाएगा, आभासी, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है निम्नलिखित में अभिक्रियाओं के संतुलन समीकरण लिखिए, ठीक है। जो अभिक्रिया है उसे संतुलन समीकरण में लिखना है, तो वह किस प्रकार से हो जाएगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, साधारण सी बात है। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, क्या कि सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम प्लस 2H2O, ठीक है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्लस जल, अच्छा H2 यानी हाइड्रोजन। आगे देखेंगे क्या है कि जिंक हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, यानी कि जिंक लेंगे प्लस 2HCl लेते हैं, उसके बाद बन जाता है जिंक क्लोराइड यानी कि जेट क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल बाहर में आ जाता है। आगे देखेंगे क्या है 21 नंबर प्रश्न, निम्न की दिशा ज्ञात करने के नियम के लिखे, ठीक है, यानी कि जो दिया गया है तो उसे नाम लिखना है। पहला दिशा क्या है कि धारा वहन करने वाले सीधे चालक की ओर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका जो दाएं हाथ का अंगूठा नियम के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, विद्युत मोटर में बल की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आगे देखेंगे क्या है विद्युत जनित्र में धारा की दिशा, यानी कि विद्युत जनित्र में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी कि जो दिया गया है उसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो क्या सूत्र हो जाएगा देखते हैं। पहला है एथेनॉल, यानी कि और ग्रुप है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप है। उसका है मेथोनाइक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसका बाद प्रोपेन यानी कि CH3 है। इसका सूत्र क्या है, एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल है, यानी कि ऑयल ग्रुप से है, ठीक है। फिर एथेनोइक अम्ल है, यानी कि नोइक ग्रुप से इसका दिया है, यानी कि COOH। उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन का मैथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, संतुलित कर देना है, इसमें तो ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। आगे देखेंगे हम क्या कि 23 नंबर प्रश्न, कैल्शियम ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, मतलब कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, तो इसका आवश्यकता इसलिए हो जाता है कि क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित और प्रदूषणकारी है, ठीक है, क्या है, क्योंकि पारंपरिक जो ऊर्जा है वह सीमित और प्रदूषणकारी है। आगे देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न, क्या कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है,
तो वह समूह क्या हो जाएगा, समूह 17। ठीक है, आवर्त संख्या हो जाएगा 3 और संयोजकता हो जाएगा 1। आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि पहला, चालक का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है। जो चालक का जो प्रतिरोध हो जाता है वह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला तो लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि जब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि जब मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। पदार्थ मतलब कि किस पदार्थ से बना हुआ है वो भी तो प्रभाव करेगा। मान चलिए लोहा का है तो लोहा में अधिक प्रतिरोध होता है, लेकिन अब जब हम चांदी लेंगे तो कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तापमान, मान चलिए उसका तापमान डिग्री सहने सहने का 100 डिग्री है सेल्सियस है। ठीक है, अब मान के चलिए हम उसे 200 डिग्री सेल्सियस में देंगे तो तापमान तो बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम जब भी जोड़ेंगे तो ये 1 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम कैसे जोड़ेंगे भैया, तो सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद बटे में भाग कर देते हैं, आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत चुम्बक प्रेरण क्या है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चालक में धारा उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चालक में धारा उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 27 नंबर प्रश्न की, एक कोशिकीय जीव यानी कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन की विधि होती है। तो एक कोशिकीय जीव जो प्लाज्मोडियम में जनन की विधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका बहु विभाजन। ठीक है, बहु विभाजन। आगे देखते हैं क्या 28 नंबर प्रश्न, किस हार्मोन की आवश्यकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो कौन सा हार्मोन से, पीटीएच के माध्यम से। ठीक है, जिसमें से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन, पैराथोराइड हार्मोन। आगे देखेंगे हम 29 नंबर प्रश्न क्या कि किसी एक रोजाणु अच्छा रोग जनक जीव का नाम लिखिए। यानी कि एक रोग जनक जीव का नाम लिखने बोल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है वह रोग जनक जीव है। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या कि किसी स्थान की जैव विविधता एक कारण लिखिए। मतलब कि किसी स्थान की जैव विविधता का कारण लिखना है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल जलवायु। ठीक है, अनुकूल जलवायु के कारण से विविधता प्रभावित होता है। आगे देखते हैं क्या है कि 31 नंबर प्रश्न, वन प्रबंध में जन सहभागिता का उदाहरण दीजिए। मतलब कि जो वन प्रबंध में जन सहभागिता का उदाहरण देने बोल रहा है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM, जे है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होगा। मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में। तो सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन से होने वाला रोग एनीमिया हो जाएगा, जिसमें से रक्तालाप जिसमें से रक्तालाप कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और थकान हो जाएगा। मतलब कि जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा वो कमजोरी से कमजोरी लगने लगेगा, उसके बाद उसे थकान लगेगा, उसके बाद वह बेड में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या कि जैविक एवं अजैविक घटनों की उदाहरण दीजिए। मतलब कि जैविक मतलब कि जिंदा चीज कौन कौन से है, और जैविक यानी कि मृत चीज कौन कौन से है। तो जैविक चीज में पौधे जानवर इत्यादि यानी कि जिंदा चीज आ जाता है। ठीक है, यानी कि जैविक चीज जीवित वस्तुएं। ठीक है, और अजैविक में मृत वस्तुएं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम क्या है 34 नंबर प्रश्न क्या कि
नई प्रजातियों के विकास में सहायक कारक कौन कौन सा है? मतलब कि नई प्रजाति में विकास में कौन कौन से कारक जो है वह सहायक है। तो सहायक के लिए आपका कौन कौन सा कारण हो जाना चाहिए, तो उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पृथक्करण, ठीक है, यानी कि पृथक्करण, ये सारे हो जाएंगे। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि ओजोन क्या है या कि परितंत्र को कैसे प्रभावित करता है। मतलब कि पारितंत्र मतलब कि हमारे चारों ओर जो है पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है, ठीक है, प्रभावित करता है। तो जो ओजोन है एक प्रकार का गैस है, यानी कि ऑक्सीजन का 3 अणु से ओजोन बनता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। मतलब कि जब सूर्य की प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसे रोक कर रखता है। यदि ओजोन परत से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या हो जाएगा, आप लोग तनिक सोच के बताइए। इससे होने वाला रोग जो त्वचा कैंसर मतलब कि चमड़ी रोग हो जाएगा, ठीक है, चमड़ी में कैंसर हो जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। आगे दूसरा क्या है, ओजोन क्षय से जीवों को त्वचा कैंसर व फसल हानि होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे कैसे रोका जा सकता है, तो प्रदूषण कम करके रोका जा सकता है। यदि ये विनाश हो गया, ये नष्ट हो गया, तो समझिए कि पूरा गया आदमी और पूरा फसल भी गया। आगे देखेंगे क्या है कि ओजोन अपघटनीय पदार्थ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। मतलब कि ओजोन जो अपघटनीय है वे कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण को। तो ये कैसे प्रभावित करता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये मैं पहला एक कारण देता हूँ, क्या है कि ये प्रदूषण बढ़ाते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, ओजोन अपघटनीय। आगे देखेंगे हम क्या है, मृदा अपरदन के 2 कारण लिखे हैं। मतलब कि मृदा का अपरदन मतलब किस प्रकार से नुकसान किया जा रहा है, तो उसका कारण देना है, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा वनों का कटाई, जो मनुष्य अंधाधुंध तरीके से कर रहा है, जैसे कि बाप का प्रॉपर्टी है, उस प्रकार से करने से जो है ओजोन परत को अपक्षय होगा, ठीक है। आप प्लस में अच्छा मृदा अपरदन होगा, जैसे कि मान चलिए जो कोई बड़ा सा एरिया है, ठीक है, जिसपे से आप लोगों को वहाँ पे मिट्टी जकड़ के रखा है पेड़, ठीक है, मिट्टी को बांध के रखा है पेड़ का जड़, ठीक है। यदि हम पेड़ काट देंगे तो उसका जड़ छोड़ देगा और जब भी बारिश होगा तो वह मिट्टी को बहा के बाहर ले जाएगा, ठीक है। और दूसरा है अत्यधिक वर्षा। आगे देखते हैं प्रश्न 38 पे क्या बोल रहा है कि मृदा की उर्वरकता में कमी के 3 कारण लिखिए। अब भाई मान के चलिए मृदा का उर्वरक की कमी की 3 कारण लिखना बोल रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मृदा में किस प्रकार से कमी आ रहा है, ठीक है। मतलब पहले बहुत ही उपजाऊ था, धीरे 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 करते करते इतना बंजर होते जा रहा है जमीन की, आजकल फसल ही बढ़िया से नहीं हो रहा है। पहले पहले एक मान चलिए एक छोटा सा खेत में 1 किलो धान रोपने से 1 केजी धान का बीड़ा रोपने से आप लोगों का मान चलिए होता था आधा ट्रैक्टर, ठीक है। लेकिन आजकल 5 किलो रोपने से भी आप लोगों का 1 ट्रैक्टर नहीं होता है, ठीक है। क्या कारण है कि इसमें इतना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, अब फसल चक्र का अभाव भी हो रहा है, ठीक है। ये 3 कारणों से आप लोगों के लिए जो मिट्टी का उर्वरकता शक्ति थी, उसका उपजाऊ क्षमता था, वह कम हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे 39वां प्रश्न क्या बोल रखा है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ तो चित्र नहीं दे रखा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं नेफ्रॉन का चित्र आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रश्न एक एडवांस में दिया गया था, जो मैंने उस पे चित्र नहीं बना पाया, तो उस पे से मैं एक प्रश्न ऐड किया हूँ इस पे, क्या कि समजात एवं विषमजात अंक के उदाहरण सहित समझाइए। मतलब कि समजात अंक क्या होते हैं, विषमजात अंक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। सबसे पहले हम समजात अंक को देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
संरचना समान होता है, ठीक है। समजात अंग में संरचना समान होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है चमगादड़, अच्छा मानव के हाथ और चमगादड़ का पंख, ठीक है। जैसे कि कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि उसका अंग और संरचना समान होता है, लेकिन उसका काम जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उदाहरण मैंने देखा इस पे। और दूसरा क्या है, विषम जात अंग। संरचना तो अलग होता है लेकिन कार्य समान होता है, ठीक है। संरचना मतलब कि दिखने टाइप की उसका बनावट अलग होता है, लेकिन जो काम में एक आता है। जैसे कि पक्षी का पंख और तितली का पंख, दोनों काम तो एक ही कर रहा है, यानी कि उड़ने का दोनों काम कर रहा है, लेकिन उसका जो संरचना है, उसका आकार है, वह अलग अलग है, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, जो मैंने मॉडल अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू के 2018 से लिया गया था, ठीक है। 2018 से लिया था। आप लोग सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई को लेकर सीरियस है, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों का वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। और 2016 से 2025 का आप लोगों का पूरा पीवाईक्यू सॉल्यूशन किया जाएगा। इससे पहले मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर चुका हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को अनुभव मिल जाएगा। और ये आप लोगों का ओरिजिनल पेपर है, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा, ठीक है, कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और मॉडल पेपर्स कितने उठाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।